कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के एक ब्रांड न्यू हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सिंह गहरी सांस लेकर पूछता है। सिंह कहता है व्हाट काइंड ऑफ प्रीशियस टेक्निक्स इज इट। कॉइन एल्डर की आंखें गहरी हो जाती हैं। उसकी आवाज़ में पहली बार सीरियसनेस थी। कॉइन एल्डर कहता है ये दुनिया के सबसे अनमैच्ड टेक्निक है और यही प्रीशियस टेक्निक जो इस वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहिए। सिंह की आंखें में लाइट अप हो जाती है। उसके दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो दोनों बोन पीसेस को देखता है। देखने में बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी से लग रहे थे, लेकिन उन पर जो फेंट का कैरेक्टर्स बने हुए थे वो धीरे धीरे चमक रहे थे। उनसे इमोर्टल ऑरा निकल रही थी, बिल्कुल शांत लेकिन गहरी, जैसे समय खुद उनके अंदर बंद हो। क्रिम्सन ड्रैगन गेगू थोड़ा आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। गेगू कहता है ये मेरी क्लैन की प्रीशियस टेक्निक नहीं लगती। उसकी आवाज़ में निराशा थी और साथ ही हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट भी। सी हाउ की लॉजिकल प्रेशर के बाद गेगू का सर पहले ही थोड़ा झुक चुका था। वो सच में चाहता था कि अपने ड्रैगन क्लैन की अनमैच्ड टेक्निक सीखे, लेकिन यहाँ आकर उसे लग रहा था शायद उसका सपना अधूरा ही रह जाएगा। बर्ड ग्रैंडपा आगे बढ़ता है। उसकी आवाज़ में थकान भी थी और रिग्रेट भी। बर्ड ग्रैंडपा कहते हैं थ्रू फिनिक्स प्रीशियस टेक्निक। उसने गहरी सांस छोड़ी। ये टेक्निक एंडलेस पावर रखती है, फ्लेम्स के थ्रू रिबर्थ और अनडाइंग बॉडी। उसकी नज़र सीधे सिंह पर जाकर टिक जाती है। ये टेक्निक तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। सिंह का दिल जोरों से धड़क उठता है। वो तब समझ पाता है ये दोनों बोन पीसेस सिर्फ बोन्स नहीं है, ये फिनिक्स बोन्स है, और ज़्यादा सही कहे तो ये फिनिक्स बोन टेक्स से बने हुए हैं। इन्हें रूप से ग्रेटेस्ट पावर कैरी करते हुए यहाँ के ब्लैक मिस्ट और भी प्योरीफाई कर रहे थे। एक बोन ब्लैक पैलेस हॉल के बीच फ्लोटिंग, दूसरी प्रिजन के अंदर शांत रूप से तैर रहे थे। कॉइन एल्डर गंभीर आवाज में कहते हैं तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो या नहीं, सिर्फ रहकर स्टडी कर सकते हो। मतलब ले जा नहीं सकते, स्टडी कर सकते हो, ऐसा ठीक है। फिर उसकी आंखों में वार्निंग चमक फूटती है, लेकिन ये काम बहुत डेंजरस है। अगर संभाल नहीं पाए तो तुम मारे जा सकते हो। सी हाउ का चेहरा सीरियस हो जाता है और हल्की सी मुस्कान आती है। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। सी हाउ कहता है जब मैं इमॉर्टल ब्रेकिंग कर्स झेल रहा हूँ तो इस ब्लैक मिस्ट से क्यों डरूं। वो थोड़ा रुक कर बोलता है मैं और कितना गिर सकता हूँ। बर्ड ग्रैंडपा का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। बर्ड ग्रैंडपा कहते हैं इमॉर्टल ब्रेकिंग कर्स सिर्फ कल्टीवेशन तोड़ता है, लेकिन ये ब्लैक मिस्ट ये तुम्हारी माइंड को करप्ट करती है। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन शब्द भारी थे, हर शब्द। ये तुम्हें डार्कनेस में धकेल देगा। इसके अलावा भी डेंजर था। स्टोन स्टैचूज हो या सील्ड वेसल, सब कुछ टेरिफाइंग थे। बर्ड ग्रैंडपा ने फिर गहरी सांस लेते हुए वार्निंग दी, लेकिन दोनों देख सकते थे सिंह वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला था। ये विशेष 10 में से एक की ग्रेटेस्ट डिवाइन एबिलिटी थी। इस तरह से का ट्रेजर कौन छोड़ सकता था। फिनिक्स सीक्रेट टेक्निक, ऑफेंस के साथ साथ अनडाइंग बॉडी, फ्लेम्स के थ्रू रिवर, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कितने ही बींग इस टेक्निक के पीछे पागल हुए थे। और आज यह मौका सिंह के सामने खड़ा था। सिर्फ गेगू उदास था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैं अपनी ही क्लैन की टेक्निक नहीं जानता। मैं कौन सा ड्रैगन हूँ, ट्रू ड्रैगन हूँ। सिंह आगे बढ़ता है। वो ब्लैक पैलेस के अंदर कदम रखता है। बैंग के साथ अचानक आइस कोल्ड चेंज की आवाज़ गूंज उठती है। यह आवाज़ सीधे सोल तक पहुंचती है, सोल तक चुभ जाती है। पल भर में स्टोन स्टैचूज मूव कर जाते हैं। वो अब तक पत्थर बने हुए लग रहे थे, वो सब एक साथ अपने हाथ बढ़ा देते हैं। हर हाथ चैन से बंधा हुआ और सीधे सिंह पर अटैक कर रहा था। बूम बैंग बूम बैंग। सिंह का एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये स्टैचूज बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थे, ये इतने पावरफुल थे कि उनसे सीधे डेथ थ्रेट महसूस हो रहा था। इससे पूरा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है सिंह को बचने के लिए। गॉड ग्रैंडपा अंदर ही अंदर सोचता है ये बच्चा ये बहुत ही फियर्स है। कॉइन एल्डर भी सर हिला देते हैं। सिंह अब पहले जैसा नहीं रहा था। हायर रेलम जाकर लिमिट्स ब्रेकिंग के रास्ते पर वो और भी आगे निकल चुका था। यहाँ कल्टीवेशन लेवल मैटर नहीं करती, सब सेम लेवल पर है। यहाँ कंपेयर होता है कौन इस रेलम की लिमिट को सबसे ज़्यादा तोड़ सकता है। इस जगह हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर नर्चर करने के लिए थी। कल्टीवेटर को नर्चर करने के लिए थी, मतलब वो एक देखिए नर्चर हम मान सकते हैं उसको। सब कुछ ही एक्सचेंजेस के बाद सिंह का दिल जोर से कांप उठता है। कुछ एक्सचेंज के बाद उसका दिल कांप उठता है। ठीक है, इतने सालों में सेम लेवल पर उसने रियली कोई प्रेशर दे नहीं पाया था उसे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक हाथ से ही उसे पीछे हटना पड़ रहा था। चेन से बंधा हाथ होला आवाज़ के साथ अटैक कर रहा था। चेन जैसे एंशिएंट एरा की अनमैच्ड बीइंग इस
दुनिया में उतर आया हो। सी हाउ पीछे हट जाता है। सी हाउ कहता है, ये किस बात हुई, ये किस तरह के क्रिएचर्स? बर्ड ग्रैंडपा जवाब देता है, पैरामाउंट बीइंग्स, पता नहीं कौन से एरहकिम, ये किसी रेलम के टेम्पल्स में वर्शिप किए जाते थे। हमारे पूर्वजों ने इनकी कुछ इम्प्रिंट्स यहाँ सील की। सिंह चुप हो जाता है, उसकी आंखें स्टैचूज पर जम जाती हैं। कोई एल्डर कहता है, एक स्टैचू को भी रोक पाना ऑलरेडी हेवन डिफाइंग बात है। सिंह की आंखें चमक उठती हैं। सिंह कहता है, किसने कहा मैं मैच नहीं हूँ? लेकिन अंदर ही वो मान चुका था, अंदर से वो मान चुका था। अगर चेंज पूरी तरह खुल गए तो रिजल्ट क्या होगा उसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल था। बर्ड ग्रैंडपा धीरे से बोलते हैं, यहाँ सबसे पावरफुल को फॉस्टर किया जाता है। फी हाउ का दिल जोरों से धड़क उठता है। ये स्टैचूज सिर्फ सप्रेस नहीं किए गए थे, बल्कि ये लेटर जनरेशन के लिए टेरर और इंस्पिरेशन दोनों थे। अचानक फी हाउ बोलता है, मैं एक स्टैचू को पूरी तरह रिलीफ करना चाहता हूँ, सारी चेंज हटाकर फाइट करना चाहता हूँ, ऑल आउट बैटल करना चाहता हूँ। कॉइन एल्डर और बर्ड एल्डर दोनों कांप उठते हैं। कॉइन एल्डर कहता है, पागल हो गए हो क्या? बर्ड ग्रैंडपा हाथ हिलाकर मना कर देते हैं। कॉइन एल्डर, जमीन पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, एंशंट वार्निंग इंस्क्रिप्शंस, कभी सेकल्स मत खोलना। ये बीइंग ट्रूली अनमैच्ड हैं, कोई भी इन्हें सप्रेस नहीं कर सकता। सिहाव मुस्कुरा देता है। सिहाव कहता है, ये जगह मुझे पसंद आ रही है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, ये उसके लिए परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड थी। कॉइन एल्डर कहते हैं, प्रिजन के अंदर जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाना। सिहाव बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है। सिहाव कहता है, वाह, मैं ओपोनेंट्स ढूंढ रहा था और यहाँ तो पूरा स्टॉक पड़ा है। बैंक के साथ एक प्रिजन की तरफ सिहाव लपकता है और अगले ही पल एक सील्ड वेसल से ब्लडी आर्म निकलता है। ग्रेट द फोर्स फूट पड़ती है। बैंक के साथ सिहाव सीधे फेस ऑफ करता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। कॉइन एल्डर कहता है, इन्हें हल्का मत समझना। बर्ड ग्रैंडपा कहता है, हर एक क्रेचर लिमिट एक्सीड कर चुका है, मतलब अपने लिमिट से बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, सिहाव के दिल डूब जाता है। इतने सारे वेसल्स हिलने लगते हैं, हर एक से ब्लडी पाम या क्लॉ निकल रही थी। बर्ड ग्रैंडपा अचानक बोल पड़ता है, जैसे नींद में बोल रहा हूँ, ये डार्क प्रोफेसी का एक कोना है, सिर्फ एक सिमुलेशन। यहाँ वॉर जनरल्स को बंद किया गया था ताकि लेटर जनरेशन शार्पन हो सके। फीहाउ की आंखें चमक उठती हैं। फीहाउ कहता है, परफेक्ट, यह जगह मेरी ट्रेनिंग ग्राउंड बनेगी। वो एक रोशनी की तरह आगे बढ़ता है। ची की आवाज़ के साथ सीहाउ फिनिक्स बोन के अंदर पहुंचता है और वहीं खड़े होकर उसे ध्यान से एग्जामिन करने लगता है। आगे ट्रू फिनिक्स फ्लेम की असली टेस्ट शुरू होने वाली थी। हमें दिखाया जाता है हर तरफ बेड़ियाँ थी। हर बेड़ियों पर खून से भरे हुए कंटेनर्स रखे गए थे। उन कंटेनर से एक के बाद एक हाथ पंजे बाहर निकल रहे थे। हर हाथ के साथ कोई ना कोई एंशिएंट डिवाइन एबिलिटी फूट पड़ती है। और इसी जगह सिहाउ अकेला खड़ा था। अगले ही पल पूरा इलाका बैटलफील्ड में बदल चुका था। हर हर डायरेक्शन से हमले हो रहे थे। एंशिएंट टेक्निक, दाव पावर और वो ब्लैक धुन जो सोल तक को करप्ट कर सकती थी। आखिर में सिहाउ लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल आता है। उसके बाल बिखर चुके होते हैं, पूरी बॉडी घावों से भरी हुई होती है, खून निकल रहा होता है। बर्ड ग्रैंडपा शौक में बोलते हैं, तुम ठीक हो ना? सिहाउ जमीन पर बैठते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे। वो तुरंत एक प्रीशियस टेक्निक चलाता है। उसकी बॉडी से ब्लैक धुंध की धारियाँ निकलने लगती हैं। एक एक करके वो अपनी बॉडी के उस धुंध को बाहर निकालने लगता है ताकि वो अंधकार में ना गिर जाए। ये जगह बहुत ज़्यादा अजीब थी। सिहाउ यहाँ पहले ही 3 बार घुस चुका था। हर बार सिर्फ कुछ पल के लिए टिक पाता था और हर बार सीरियस तरीके से घायल होकर लौटता था। हर बार उसका मकसद एक ही होता था, ट्रू फिनिक्स प्रीशियस टेक्निक को देखना, समझना, महसूस करना। वो टेक्निक बाहर ले जाई नहीं जा सकती थी, सिर्फ यही इसी जगह पर उसे महसूस किया जा सकता था। फिनिक्स बोन पर बने हुए पैटर्न्स आम लिखावट जैसे नहीं थे। वो तारों की तरह बदलते रहते थे, जैसे पूरी यूनिवर्स गैलेक्सी उनमें समाया हो। ये कोई नॉर्मल स्क्रिप्चर नहीं थे, इसमें इमॉर्टल टेक्स्ट का एक हिस्सा था और बाकी पूरे ग्रेट ताओ की लॉस थे। ये लिखावट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, इससे महसूस करना था। जैसे ही ट्रू फिनिक्स की पूरी जिंदगी, उसके जन्म से लेकर उसकी मौत, फिर फ्लेम से रिबर्थ तक, सब कुछ इसमें समाया हो। सिहाउ जब भी उस बोन को देखता उसे लगता फिनिक्स फ्लेम में जलकर फिर से जन्म ले रही हो। अब ये टेक्निक इतनी गहरी थी कि अगर किसी के पास हेवन डिफाइंग टैलेंट ना हो तो समझना नामुमकिन था। 3 बार घुसने के बाद भी वो सिर्फ कुछ ही पल समझ पाया था, कुछ ही वर्ड्स को, ऐसा था। ठीक है, फिर
जब आखिरी ब्लैक धुंध भी बॉडी से निकल के सी हाउ खड़ा हुआ और बिना रुके दोबारा धुंध में घुस गया। इस बार उसका इरादा भी साफ था। अगले ही पल बैंग के साथ बैटलफील्ड फिर से फूट पड़ी। बैटल के साथ सी हाउ पैलेस हॉल को पार करता हुआ प्रिजन के अंदर घुसता है और लड़ते लड़ते फिनिक्स बोन के पैटर्न्स को अपने दिमाग में उतारने लगता है। उसके बाद इस सब को देखकर क्रिम्सन ड्रैगन गेगू चुप हो जाता है। उसने मन ही मन में यह सोच लिया था कि हुआंग मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। पहले उसे लगता था कि सेम रियलम में लड़ाई होती तो वो सी हाउ को हरा सकता था, लेकिन अब उसे कोई शिकायत नहीं थी कि वो कमज़ोर है। गेगू महसूस करता है कि सी हाउ एक्सट्रीम पाथ के टॉप पर खड़ा है। उसे लगता है कि शायद ये पर्सन सेल्फ रिलीज रेलम का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हो। साथ ही इस सील्ड कंटेनर्स को देखकर वो कांप उठता है। हर एक कंटेनर के अंदर कोई ना कोई बेमिसाल पर्सन बंद था। अगर ये सब कभी बाहर आ गए तो रिजल्ट सोच के ही परे थी। सी हाउ लड़ रहा था। उसके चारों तरफ से हमले हो रहे थे। हर कंटेनर से सिर्फ एक हाथ बाहर आ रहा था, पूरी बॉडी नहीं। ये उसकी सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट थी। फिर भी इतने एनिमी के बीच लड़ना डेथ को मुंह पर चलने, डेथ के मतलब वही मौत के कुएं पर चलने जैसा था। सी हाउ टेक्निक्स, डिवाइन एबिलिटीज और ब्लैक धुंध सब कुछ उस पर टूट पड़ते हैं। सी हाउ पर, ठीक है। उसकी पूरी बॉडी खून से ढक जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। ये चौथी बार था जब वो अंदर घुसा था और इस बार वो आधा ध्यान बैटल पर और आधा बोन पर लगाया हुआ था। फिनिक्स बोन पर वो ट्रू फिनिक्स प्रीसेस टेक्निक का रीड कर रहा था। लड़ाई के बीच बीच उसकी बॉडी से डिवाइन फ्लेम्स की चमक निकल रही थी, ऐसे वो सीखी हुई चीज तुरंत यूज कर रहा हो। रिबर्थ इन फ्लेम्स ये फिनिक्स सीक्रेट टेक्निक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था। काली धुंध उसके बॉडी से चिपकने की कोशिश करती है। ये चीज सबसे ज्यादा खतरनाक थी। भले ही बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर सालों से यहाँ थे और उन्होंने इस धुंध को रिजल्ट को देखा था। सी हाउ खून थूकता है, उड़कर बाहर गिरता है, सांस संभालता है और फिर दोबारा तैयार हो जाता है। ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहता है। खून से रंग चुकी है एंशियंट जगह और दुनिया को इसका कोई पता नहीं था। अगर ऊपर के रेलम्स के लोग लॉन्ग लाइफ फैमिलीज को पता चल जाता तो वो कहाँ उठते। 6 दिन और 6 रात तक लगातार बैटल के बाद सी हाउ के ने दोनों फिनिक्स बोन्स के सभी पैटर्न्स अपने मन में उतार लिए थे। वो पूरी तरह से मास्टरी में नहीं थे, लेकिन रास्ता खुल चुका था। आखिरकार ट्रू फिनिक्स प्रीसेस टेक्निक उसके हाथ में आ चुकी थी। सी हाउ जमीन पर बैठता है, बहुत देर तक आंखें बंद रखता है। उसके बॉडी टूट चुकी थी, हड्डियां भी सर में छेद तक हो चुके थे, लेकिन आग उठती है। फिनिक्स की पंखों जैसे डिवाइन फ्लेम्स उसकी बॉडी को घेर लेती हैं और सी हाउ खड़ा होता है पूरी तरह से ठीक। सी हाउ कहता है ग्रैंडपा कॉइन, ग्रैंडपा एल्डर बर्ड और ग्रैंडपा कॉइन, ऐसा था। हम दोनों बोलता है थैंक्स, मुझे रियल वर्ल्ड में जाकर कुछ चीज़ों पर टेस्ट करने हैं। दोनों बूढ़े चुप हो जाते हैं। उन्होंने सही पर्सन चुना था। सी हाउ रुकता नहीं और अचानक पलट कर देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सी हाउ धीरे से कहता है लोअर रेलम प्रिजन। सिर्फ वो उनको देखता है। सी हाउ कहता है क्या हो सकता है कि असली प्रिजन 8 रीजन्स नहीं बल्कि वॉइड गॉड रेलम ही हो। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। सी हाउ कहता है जो अनमैच्ड क्रिमिनल्स हैं शायद वो सब यही दबाए गए हों। तभी एक आवाज़ आती है, यंगस्टर तुम ज़्यादा सोच रहे हो, इतना कैलकुलेट क्यों कर रहे हो। बर्ड ग्रैंडपा का एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। आंखों में पहले जैसे लाइट नहीं रही। वो सी हाउ को क्लियर वार्निंग देते हैं, कंडीशन में ही नहीं था, वार्निंग देने की कंडीशन में नहीं था, ठीक है। उन दोनों एल्डर्स की बॉडी के अराउंड ब्लैक मिस्ट फैल चुकी थी। करप्शन का लेवल काफ़ी ज़्यादा था। दोनों ही अपने सीक्रेट मेथड्स यूज़ करके ब्लैक मिस्ट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इफेक्ट काफ़ी कम था। रीज़न सिंपल था, इतने सालों में ब्लैक मिस्ट उनकी बॉडी के अंदर तक घुस चुकी थी। उस कंप्लीटली रिमूव कर पाना उसे इम्पॉसिबल लग रहा था। सी हाउ ने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। सी हाउ कहता है सीनियर्स गुड बाय। वो वापस जाने का डिसीजन लेता है। सी हाउ जानता था फ्यूचर में वो यहाँ फिर आएगा। यहाँ ऐसे ओपोनेंट्स मौजूद थे जो उसके रियल बैटल दे सकते थे सी हाउ को। ये दाव बॉडीज थे जो उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। सी हाउ वहाँ से निकल जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। कल्टिवेशन पर फोकस करना ही था उसे। कॉन्फिडेंस क्लियर था, जब वो वापस आएगा तब वो इस सबको प्रॉपरली चैलेंज करेगा। इन सबको मतलब बहुत तगड़े से मारेगा, ऐसा था, ठीक है। उस वक्त वो एक
अनशीथेड इमोर्टल ब्लेड जैसा होगा जो हर सो कोल्ड वर्ल्ड लेवल एक्सपर्ट की तरह सीधे पॉइंट करेगा कि मार दूंगा ऐसा। स्टोन विलेज के पीछे एक मडी एरिया में सी हाउ एक फॉर्मेशन सेट करता है। उसकी करंट कल्टीवेशन पर सिर्फ फॉर्मेशन डायग्राम और इनफ पावर हो तो रफ ड्राइंग के साथ भी फॉर्मेशन बनाना पॉसिबल था। सी हाउ वैसे भी हायर रेलम के काफ़ी सेक्स लूट रखे थे, ट्रेजर का कोई कमी नहीं थी, इसीलिए एक प्रॉपर डिवाइन फॉर्मेशन बनाना उसके लिए इजी था। सडनली स्पेस में मैसिव फेरी एनर्जी सर्ज होती है, फायर टाइप पावर ऊपर की तरफ से ब्लास्ट करती है और एक ट्रू ड्रैगन आसमान की तरफ शूट करता है। ये गेगू था जो फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप था, जोर से रोर कर रहा था। सी हाउ कामली बोलता है, अभी और काफ़ी लैकिंग है। सी हाउ इस क्रिम्सन ड्रैगन को ट्रेन कर रहा था, उसे डिवाइन एबिलिटी सिखा रहा था, बिल्कुल अपनी डिसाइपल की तरह। गिगू वहाँ फोर्स्ड कल्टीवेशन कर रहा था, फॉर्मेशन के अंदर उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर लिमिट कर दी गई थी, डिस्ट्रक्टिव पावर को लिमिट कर दी गई थी, ऐसा था, ठीक है, ताकि उसकी एनर्जी ग्रेट वाइल्डनेस को डैमेज न करें। कुछ दिन बाद क्रिम्सन ड्रैगन फाइनली यील्ड कर देता है। सीरियस सोच विचार के बाद वो सी हाउ को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसकी ट्रेनिंग और भी ज़्यादा ब्रूटल हो चुकी थी, वो इतनी अनयूजुअल थी कि गेगू जोर जोर से रोर करने लगा था। स्टोन विलेज के लोगों का टेंशन उधर चला जाता है। उसके लिए ये सब पेनफुल पार्ट था ये कि उससे अपनी ओरिजिनल क्लैन आइडेंटिटी भूलनी पड़ रही थी। वो चिल्लाता है, मैं फिनिक्स हूँ। गोल्डन लायन, यूनजी और बाकी सब फ्रीज हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये ड्रैगन पागल हो गया है क्या? पहले वो क्विकली कल्टीवेट कर रहा था और अब अचानक ऐसी बातें बोल रहा है। सबको लगता है कि सी हाउ ने इस ड्रैगन को मेंटली ब्रेक कर दिया है। क्रिम्सन ड्रैगन फिर चिल्लाता है, मैं फिनिक्स हूँ, मेरे पास अनमैच्ड टैलेंट है, मैं फायर के थ्रू रिबर्थ होता हूँ। यूनजी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और सीरियस होती है। यूनजी कहती है, तुम इसके मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसे फोर्स करोगे तो इसका माइंड अनस्टेबल हो जाएगा। सी हाउ कामली रिप्लाई करता है, यह पागल नहीं हुआ, मैं इसे एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, और अगर कोई अनमैच्ड स्किल मास्टर करनी है तो पहले खुद को भूलना पड़ता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गेगू फिर से रोर करता है, मैं एक फिनिक्स हूँ, एक ऐसा फिनिक्स जिसके विंग्स नहीं है। जैसे जैसे वो बोलता है उसकी बॉडी के अराउंड फायर एनर्जी और इंटेंस होती जाती है। सी हाउ एक्सप्लेन करता है, सिंपल बात यह है, इसे ट्रू ड्रैगन क्लैन की हाईएस्ट इनहेरिटेंस नहीं मिली, इसलिए मैं इसे एक दूसरे क्लैन की टॉप लेवल टेक्निक सिखा रहा हूँ, ट्रू फिनिक्स सीक्रेट टेक्निक। स्टार्ट में गेगू काफ़ी रजिस्ट किया था, उसे यह बात पसंद नहीं थी, लेकिन कि एक ट्रू ड्रैगन को फिनिक्स की टेक्निक सीखनी पड़ रही थी, लेकिन अब वो एक्सेप्ट कर चुका था। रोर करते करते वो सच में खुद को फिनिक्स मान लेता है। मैं एक फिनिक्स हूँ, विंग्स के बिना चिल्लाती है। उसकी वॉइस यंग थी, लेकिन उसके अंदर डिटर्मिनेशन क्लियर था। सडनली उसके बॉडी के साइड से फायर बेस्ड एनर्जी विंग्स शेप लेने लगती है। सीक्रेट स्कारलेट मल्टी कलर्ड लाइट स्काई को टीयर करती हुई स्प्रेड होती है। पावर का लेवल सबको फील हो जाता है। थोड़ी देर बाद लोग देखते हैं जैसे एक ट्रू फिनिक्स आसमान में सोर कर रहा हो। ये इस बात का प्रूफ थे कि फिनिक्स क्लैन की पावर कितनी डेंजरस होती है। ट्रू ड्रैगन टेक्निक नहीं थी, इसलिए सी हाउ ने फिनिक्स टेक्निक यूज करवाई। रीजन भी सिंपल था, ड्रैगन और फिनिक्स पेयरिंग की लेजेंड फेमस है, मतलब दोनों आपस में रहते हैं, ऐसा तो ठीक है। अगर दोनों क्लैंस की हाईएस्ट टेक्निक एक ही बॉडी में आ जाए तो वो इनहेरिटेंस लिटरली सबको स्वीप कर सकता है। अगर फ्यूचर में गेगू ने ट्रू ड्रैगन टेक्निक भी अवेकन कर ली तो वो लेजेंड रियल बन जाएगा। गोल्डन लायन भी आगे आकर बोल पड़ता है, मैं भी फिनिक्स हूँ, मैं भी फिनिक्स हूँ, नहीं लायन हूँ, फिनिक्स हूँ, मतलब बोलता रहा, सब कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। वो भी फिनिक्स टेक्निक मांगता है। सी हाउ डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है, तुम एक फॉरेन डीमन हो, 9 हेवेंस की हाईएस्ट टेक्निक लेने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ, अगर अपनी सारी सीक्रेट्स दे दो और फुल्ली सबमिट करो तब सोच सकता हूँ। गोल्डन लायन का फेस डार्क हो जाता है। सी हाउ टॉन्ट करता है, अभी भी कन्विंस नहीं हुए? मैं तुम्हें 5 कलर स्पैरो पकड़ने भेजा था, आज तक नहीं पकड़ पाए? गोल्डन लायन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड था। उस स्पैरो ने उसे लिटरली उसके ऊपर पूप कर दिया था, फिर भी वो पकड़ा नहीं गया था। इसे भी सी हाउ खुद भी कल्टिवेट कर रहा था, ट्रू फिनिक्स टेक्निक के डीपर मीनिंग समझ रहा था। ड्रैगन को ट्रेनिंग देना बस साइड का काम था। फिर एक दिन किन फेंग वापस आता है। सिचुएशन समझने के बाद सी हाउ गोल्डन लायन पर बैठता है और किन फेंग के साथ स्टोन कंट्री की तरफ निकल पड़ता है। एक्शन का टाइम आ चुका था। डेसोलेट बॉर्डर में ऑलरेडी रूमर्स फैल चुके थे। लोग सी हाउ के रिटर्न पर डिस्कस कर रहे थे। कुछ लोग मानते थे, कुछ नहीं।
कुछ का कहना था कि यह सिर्फ कुछ की सोल है, बॉडी नहीं। लेकिन आज डाउट क्लियर होने वाले थे। स्टोन कंट्री कैपिटल में देखो, ये डेसोलेट मतलब ये अलग जगह है, ठीक है। डेसोलेट रीजन और डेसोलेट बॉर्डर अलग है, इसको याद रखना, ठीक है। लेकिन सब डाउट्स क्लियर होने वाले थे आज। स्टोन कंट्री कैपिटल में सी हाउ खुद अपीयर होता है और सीधे एक्शन लेता है। दो पावरफुल ओल्ड किंग्स रजिस्ट करते हैं। सी हाउ सिर्फ हाथ उठाता है और दोनों को इजीली कैप्चर कर लेता है। पैनिक फैल जाता है चारों तरफ, वो क्लैंस कांपने लगते हैं, सब नील कर देते हैं। सब को सी हाउ कोल्ड वॉइस में बोलता है, मैं तुम पर कभी कंजूसी नहीं की, रेयर पिल्स तक दी और ये रिटर्न मिला। बेगिंग शुरू होती है। सी हाउ बिना मर्सी के दोनों ओल्ड किंग्स को क्रिपल कर देता है। तभी दूर से एक पावरफुल प्रेजेंस अप्रोच करती है। फायर बेस्ड एनर्जी के साथ एक ट्रू डाइटी लेवल एक्सपर्ट एंट्री लेता है। लोग फ्रीज हो जाते हैं। वो साउट करता है, लिटिल स्टोन इतना ओपनली एक्ट कर रहे हो, आओ तुम्हें टेस्ट करते हैं। वो सी हाउ को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं अब सी हाउ ट्रबल में है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड सी हाउ हिलता भी नहीं। गोल्डन लायन अपना माउथ खोलता है और एक सिंगल बाइट में उस डाइटी की बॉडी को आधा हिस्सा उड़ा देता है। पूरे एरिया में साइलेंस छा जाता है। सब लोग शॉक में थे। में दिखाया जाता है एक डाइटी इतनी पावर के साथ आया था, लेकिन एंड में उसकी आधी बॉडी ही काट ली गई थी। ये सीन देखकर सब लोग शॉक हो गए। जो लोग इमेजिन कर रहे थे ये बिल्कुल उससे उल्टा था। यहाँ एक तेज स्क्रीम गूंजती है। वो क्रेचर दर्द से चिल्लाता है। उसकी बॉडी से ब्लड नीचे गिरने लगता है जैसे बारिश हो रही हो। गोल्डन लायन के मुंह के अंदर से उस डाटी का आधा बॉडी गाह बिंग करते क्रश हो जाता, मतलब आवाज आ रही थी, ठीक है। और लायन उससे सीधे निकल लिया था। उस डाइटी पेन से तड़प रहा था। उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा बचा था। फेस बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। वो गोल्डन लायन और सी हाउ को ऐसे देख रहा था जैसे मौत सामने खड़ी हो। उस लेवल का कोई नॉर्मली ट्रू डाइटी से फाइट कर सकता था, उसके लेवल का कोई भी। लेकिन यहाँ तो वो इतनी बुरी तरह से कैसे हार गया था किसी को नहीं पता था। इस डाइटी ने पहले सी हाउ के बारे में पूरी जानकारी ली थी। उसके हिसाब से सी हाउ अभी सिर्फ 20 साल के आसपास का था। चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, ट्रू डाइटी बनना इतना आसान नहीं होता। ट्रू डाइटी बनना सिर्फ बोल देने से नहीं होता। इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होता है जो नॉर्मली डिफेक्ट्स में बनते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब हजारों सालों में बनता है ऐसा था, ठीक है। लेकिन अब रियलिटी बिल्कुल सामने थी, ब्लड के साथ। और वो सच उस डैडी को अंदर से हिला रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि सी हाउ की पावर उसके इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर थी। सिर्फ उसका माउंट ही इतना डेंजरस था, तो मास्टर का लेवल क्या होगा सोचना भी नामुमकिन था। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था, आधी बॉडी, ठीक है, पूरा बॉडी खा चुका है वो। लोगों में हंगामा मच गया। ये क्या देख लिया हमने, सिर्फ सी हाउ का माउंट ही एक डाइटी को खा गया। हेवेंस, एक लायन ने डाइटी को आधा निगल लिया। स्टोन कंट्री की कैपिटल में पूरा कैओस हो गया था। बातें यही चल रही थी। डाइटी की रिस्ट किसी तरह गोल्डन लायन के मुंह से बचकर निकल गया था। उसके ऊपर का आधा बॉडी ही बचा था। वो इतना डर गया था कि बोलते वक्त भी आवाज कांप रही थी। गोल्डन लायन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके दांत पर अभी भी ब्लड लगा हुआ था। लायन बोलता है, तू कौन सा छोटा श्रिम्प है, रूल्स नहीं पता क्या? ये जगह कौन सी है, भूल गया? ये सुनते ही डाइटी का दिमाग शून्य हो गया। लोअर रेलम में डाइटी टॉप लेवल होता है और यहाँ उसे श्रिम्प बोला जा रहा था। वो गुस्से महसूस करता है लेकिन बोल नहीं सकता था। अगर ज्यादा बोला तो लायन बचा हुआ हिस्सा भी खा जाता। गोल्डन लायन अपने दांत से ब्लड के टुकड़े निकालता है। ये सीन देखकर आसपास के कल्टीवेटर्स तक कांप जाते हैं। लायन पूछता है, बता कहाँ से आया है? डाइटी तुरंत बोल पड़ता है, समुंदर से। वो एक ओशन बीस्ट था। 8 रीजन में के डिस्ट्रक्शन के टाइम वो किसी एंशिएंट ड्यून में छुपा हुआ था, इसलिए बच गया। बाहर आने के बाद उसने सोचा था कि अब वो एक रीजन का ओवरलॉर्ड बन जाएगा। सी हाउ चुपचाप गोल्डन लायन पर बैठा हुआ सब देख रहा था। स्टोन कंट्री का एक ओल्ड किंग पूछता है, समुंदर में रहना अलग बात है, स्टोन कंट्री क्यों आया? डाइटी झुककर बोलता है, किसी ने बुलाया था। ये सुनते ही कुछ क्लैंस के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। रेन क्लैन ने ही सब प्लानिंग की थी। रेन क्लैन पहले सी हाउ से पीट चुकी थी। इस बार उन्होंने समुंदर से इस डाइटी को बुलाया था। गोल्डन लायन डाइटी के बॉडी से कुछ डिवाइन आइटम्स निकाल लेता है, बोन, हेयर पिन, क्राउन और कुछ आर्टिफैक्ट्स। डाइटी अंदर ही अंदर टूट जाता है लेकिन कुछ नहीं बोल सकता था। सी हाउ फाइनली बोलता है, एक मौका देता हूँ। रेन क्लैन के सब लोग पकड़ के ला।
तब जाकर तू जिंदा रहेगा। सी हाउ उसे वार्निंग देता है। भागने की कोशिश की तो लायन खुद काम कर देगा। तुरंत डैटी हाँ बोल देता है, सर हिलाकर वहां से चला जाता है। स्टोन कंट्री के लोग सब देख चुके थे। जो क्लैंस घुटनों पर बैठे थे वो डर से कांप रहे थे। सी हाउ हाथ उठाता है, उसकी उंगली से लाइट निकलती है और एक एक करके उन लोगों की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है जो लोग कभी पावरफुल थे अब नॉर्मल इंसान बन चुके थे। सी हाउ बोलता है, गलत काम का अंजाम हमेशा आता है। बाकी का काम वो किन फैंग और वॉर किंग को दे देता है। जो लोग सोच रहे थे कि स्टोन कंट्री खत्म हो जाएगी वो सब गलत प्रूफ हो जाते हैं। सी हाउ के सामने ये पूरा डिजास्टर कुछ भी नहीं था। बाद में खबर आती है रेन क्लैन का एंशिएंट फिगर अपनी प्रोजेक्शन भेजने वाला है। सी हाउ ईस्ट की तरफ देखता है और हल्की से स्माइल करता है। अच्छा है, अगर वो आया तो मैं खुद देख लूंगा, कहता है। सी हाउ का वो स्लैप पूरे वाइड में गूंज गया था। सिर्फ एक ही थप्पड़ में जाइंट फेस हिल गया था, जैसे ही किसी ने आसमान को थप्पड़ मार दिया हो। रेन क्लैन का एंशिएंट डैटी गुस्सा हो गया। सॉरी यार, थोड़ा मैं आगे निकल गया था। हमें दिखाया जाता है स्टोन कंट्री के ईस्टर्न डिवीजन में अचानक आसमान फट जाता है, बारिश गिरने लगती है। लेकिन यह नॉर्मल बारिश नहीं थी, पूरा रीजन पानी के समुंदर में बदलने लगता है। यह पानी बूंदों की तरह नहीं गिर रहे थे, ये बड़े बड़े पानी के गोले जैसे जैसे सीधे आसमान से जमीन पर गिर रहे थे। जब ये जमीन से टकराते तो सफेद लहरों के साथ पानी फैल जाता, बिल्कुल जैसे आसमान से नदियां गिर रही हों। लोगों ने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी थी। पानी का लेवल सेकंड बाय सेकंड बढ़ रहा था। घर डूबने वाले हैं। शहर धीरे धीरे लेक के समंदर में बदल रहा था। आसमान में लाइटनिंग और थंडर एक साथ फट पड़ते हैं। पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता है। काले बादल इतने घने हो जाते हैं कि दिन भी रात बन जाए। यह बारिश अब डिस्ट्रक्शन बन चुकी थी। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, सी हाउ एक पल भी वेस्ट नहीं करता। वो स्टोन कंट्री कैपिटल के ऊपर से उड़ता हुआ सीधे ईस्टर्न डिवीजन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो हेवनली आइस एक्टिवेट करता है और आसमान के किनारों तक देखने लगता है। सी हाउ मन में सोचता है, यह नॉर्मल नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इसके पीछे कोई पावरफुल एक्सिस्टेंस है। उसका चेहरा ठंडा हो गया था। रेन डाइटी या कोई एंशिएंट टाइम का मॉन्स्टर। आसमान और सारा काला हो जाता है। नीचे ज़मीन पर लोग चीख चीख रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बारिश के शोर में दब जाती है। पूरा वर्ल्ड हेल जैसे लगने लगता है। बिजली चमकती है और उस लाइट में असली हालत दिखती है। घर गिरने वाले हैं, लोग छतों पर खड़े हैं, बर्तन, लकड़ी, सामान सब पानी में बह रहा है। कुछ लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन आसमान से लाइटनिंग की स्ट्राइक्स पहाड़ों तक को गिरा देती हैं। अचानक पूरे के पूरे पहाड़ फट जाते हैं। चट्टान टूट कर गिरती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, माउंटेन फ्लड शुरू हो जाता है। लोग घुटनों पर गिर कर रोते हैं, भगवान हमने क्या पाप किया है। एक लड़की चीखती है, दादाजी वापस आ जाओ, लेकिन लहर उसके दादा को बहा ले जाती है। एक छोटा बच्चा रोता है, माँ माँ। उसकी माँ उसे छत पर धक्का देकर खुद पानी में डूब जाती है। नीचे सिर्फ मौत और चीखें थी। अचानक लाइटनिंग रुक जाती है और काले बादल, आसमान से एक भारी घूमती हुई आवाज निकलती है। स्टोन कंट्री का राजा अत्याचारी है, ये हेवन का दंड है। लोग कांप जाते हैं। आसमान में एक बहुत बड़ा चेहरा अपीयर होता है, ठंडा, रूथलेस, नीचे के लोगों को देखते हुए। इस देश का पाप अभी काफी नहीं है, वो चेहरा कहता है, और ब्लड गिरेगा। ये रेन क्लैन का एंशिएंट डायटी होता है। वो जानता है कि ये सब करना कर्मा के खिलाफ है, लेकिन वो जानबूझकर ये कर रहा था ताकि सी हाउ का दाव बात काट सके। तभी सी हाउ एंडलेस रेन के नीचे लैंड करता है। उसकी आंखों में गुस्सा था। बेशरम कल्टीवेटर, बेगुनाह लोगों को मारकर दाव पाना चाहता है। सी हाउ फिस्ट उठाता है और सीधे आसमान पर मार देता है। उसका पंच सन की तरह चमकता है। काले बादल फट जाते हैं, बारिश हवा में ही टूट जाती है। गोल्डन लायन आता है और अपनी सांस से बादलों के समुंदर की तरफ उड़ा देता है। सी हाउ हाथ से फील्स बनाता है। जमीन के सारे पानी ऊपर उठ जाता है। पानी आसमान में नदियों की तरह बहने लगती है। पूरा हेल सीन एक पल में खत्म हो जाता है। सी हाउ अपनी लाइफ एसेंस एनर्जी रिलीज करता है। लाइट के फ्लिक्स जमीन पर गिरते हैं। डूबते लोग वापस सांस लेने लगते हैं। जख्मी लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग जो मर चुके थे वो भी उड़ जाते हैं। गोल्डन लायन शॉक्ड होता है। इतनी बड़ी एनर्जी मॉडल्स पर खर्च करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। लोग चीखते हैं, प्रिंस
अमर रहे, मतलब युवराज अमर रहे, ऐसा था, ठीक है। तभी आसमान से लाइटनिंग की तलवारें सी हाउ पर गिरती हैं। रेन डैटी मौका देखकर अटैक करता है। सी हाउ सीधे ऊपर देखता है स्पेस में। वो उस ब्लेड के बड़े चेहरे के सामने खड़ा हो जाता है। रेन क्लैन के कीड़े अब तो भाग नहीं पाएगा। सी हाउ ऑर्डर चेन्स निकालता है। ऑर्डर चेन्स उन चेहरों को खींचने लगती हैं। रेन डैटी घबरा जाता है, इम्पॉसिबल। और तब सी हाउ हाथ उठाता है, पफ के साथ एक जबरदस्त थप्पड़ पड़ता है उसे। हमें दिखाया जाता है सिहाव का वो थप्पड़ पूरे आसमान हिला देता है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर से थंडर जैसा शॉक वेव निकल गया हो। इसका रीजन भी क्लियर था। सामने जो चेहरा था वो एक पहाड़ जितना बड़ा था, और जब सिहाव ने उसे थप्पड़ मारा तो उसका हाथ भी उसी साइज का हो गया था, जैसे आसमान और जमीन दोनों को कवर कर रहा हूँ। इसी वजह से वो थप्पड़ लगते ही इतनी तेज साउंड और वाइब्रेशन हुई थी। जमीन पर उसी मोमेंट कैलेमिटी रुक गई। फ्लड का पानी हट गया। बारिश धीरे धीरे बंद हो गई। सब लोग ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। एक पल के लिए सब शॉक हो गए। ज़्यादातर नॉर्मल सिविलियंस थे, कुछ कल्टिवेटर्स भी थे। अभी थोड़ी देर पहले तक पूरा वर्ल्ड अंधेरा था। बारिश ऐसी हो रही थी जैसे एंड ऑफ द वर्ल्ड आ गया हूँ। और अब यह सब उस भयानक चेहरे की वजह से था। लेकिन अब उसी चेहरे को सबके सामने थप्पड़ पड़ चुका था। जमीन पर लोग चिल्लाते हैं, सिविलियंस बोलते हैं भगवान की जय, ये तो कोई गॉड है। कुछ लोग हाथ जोड़कर झुक गए, कुछ जोर से बोलने लगे, कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अंदर से सबको सुकून मिला। सबको पता था कि यह डिजास्टर उसी चेहरे की वजह से थी जो स्टोन कंट्री के लोगों को पनिश करना चाहता था, सिर्फ स्टोन एम्परर से बदला लेने के लिए। जो लोग सफ़र कर रहे थे उनके लिए सब अब क्लियर हो चुका था। बचाने वाला कौन है और नुकसान करने वाला कौन। लोग पूछते हैं क्या सच में ये स्टोन एम्परर है। कल्टिवेटर्स जवाब देते हैं हाँ, ये वही हुआंग यंग ह्यूमन एम्परर है पुराने टाइम का। और जैसे जैसे और कल्टिवेटर्स आए, सी हाउ की आइडेंटिटी सबके सामने क्लियर हो गई। लोग बोलते हैं मुझे पहले से ही पता था, इतना प्रॉस्पिरियस देव बिना किसी प्रोटेक्टर के हो ही नहीं सकता। ये कोई हेवन का गुस्सा नहीं था, ये एक डेमन है जो ट्रबल क्रिएट करने आया है। स्टोन एम्परर से रिक्वेस्ट है इस डेमन को यही खत्म कर दे। आवाज़ें आने लगती है। अब लोगों का डर खत्म हो चुका था। आसमान में कल्टिवेटर्स फॉर्मेशन बना रहे थे। लाइट फेल कर रही थी। पूरा एरिया प्रोटेक्ट हो रहा था। इसी बीच वॉरकिंग पैन किंग और स्टोन कंट्री के बाकी एक्सपर्ट्स आ गए। गोल्डन लायन भी था, बिल्कुल रिलैक्स्ड, उसका फर साइन कर रहा था। वो सीधे उस बड़े चेहरे की तरफ दौड़ पड़ता है, मुंह खोलकर। उस ऊपर आसमान में वो चेहरा गुस्सा और घबराहट दोनों में था। सिहाव का एक थप्पड़ ने उसको ऐसा हाल कर दिया था कि वो भाग भी नहीं पा रहा था। ये सिर्फ दूसरे रेलम से भेजी गई प्रोजेक्शन थी। फिर भी वो डिवाइन चेंस में बंधा हुआ था, चारों तरफ से एक इंच भी नहीं हिल सकता था। सिहाव उसको ध्यान से देखता है। अपना हाथ हटाकर वो समझ जाता है कि ये रियल बॉडी नहीं बल्कि डिवाइन विल की अवतार हैं। प्रोजेक्शन का मकसद सिर्फ एक होता है, अपनी पावर और कॉन्शियसनेस को यहाँ भेजना। सी हाउ कहता है सच बता, तू किस वर्ल्ड से आया है। सी हाउ को पहले से डाउट रहा था। एंशिएंट टाइम के रेन क्लैन के डिटेल्स 3000 प्रोविंस में नहीं थे। उसने खुद इन्वेस्टिगेशन की थी। रेन क्लैन का डैटी घमंड से कहता है तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते। सी हाउ बिना घूम फिर के बोलता है तेरे जैसे लोगों से बात करना बोरिंग है। और बोलते ही एक और थप्पड़। नीचे लोग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ये डायटिस की फाइट थी और फाइट का स्टाइल बिल्कुल अलग था। लोग सोचते हैं लिटिल स्टोन बिल्कुल नहीं बदला, पहले भी ऐसा ही था और अब आज भी। सामने कोई एंशिएंट डायटी हो तब भी सीधे थप्पड़। तब असली एरोगेंस किसका था, ये रेन डायटी को सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा था। असली एरोगेंस कौन दिखा रहा था ऐसा, ठीक है। उसका चेहरा लाल हो चुका था, हीट और फ्लेम्स निकलने लगी थी, स्मोक उठने लगा। वो पुराने डायटी जो कभी सबके ऊपर था, आज एक लेटर जनरेशन के लड़के से 2 बार थप्पड़ खा चुका था। रेन डैडी गुस्से में बोलता है तू। सिंह उसको ठंडे लुक देखता है। रेन डैडी रेन क्लैन का पास्ट याद आ जाता है उसको। रेन क्लैन का पास्ट याद आ जाता है, कैसे उनके डैडी वीक हो चुका था, कैसे सिर्फ एक अनस्टेबल इमेज भेज पाता था। सी हाउ कहता है पहले तेरा वर्ल्ड डेंजर में था, लगता है बाद में कुछ हुआ जिससे तू थोड़ा रिकवर कर गया। और जवाब का वेट किए बिना सी हाउ फिर से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। ये गुस्सा था इस बात का कि ये डायटी मॉडल्स पर भी
रहम नहीं कर रहा था। सी हाउ बोलता है थप्पड़ मारते हुए, सच में तू वही एंशिएंट रेन क्लैन का डाइटी है? नीचे वॉर किंग कंफर्म करता है, हाँ ये वही है। सी हाउ और जोर से कहता है, तू इसी जमीन से निकला था और आज इसी देश को मिटा देना चाहता है। नीचे लोग और कल्टिवेटर्स पूरे स्टंड हैं। ये एक सीरियस डिजास्टर था, लेकिन सी हाउ ने इस डाइटी को सबके सामने बेइज्जती का एग्जाम्पल बना दिया था। रेन डाइटी चिल्लाता है, मुझे यह सच जलील करेगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सी हाउ का इंटरेस्ट अब बढ़ चुका होता है। वो पूछता है, सच बोल, वो कौन सा वर्ड है? रेन डैटी मना करता है। सी हाउ चुप हो जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली सर्च करने लगता है। तभी स्पेस में मैसिव वाइब्रेशंस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे दो वर्ल्ड्स के बीच का प्रेशर एक्टिवेट हो गया हो, डिवाइन चेन टाइट हो जाती है। सी हाउ समझ जाता है ये रेन डैटी की पावर नहीं बल्कि दूसरे साइड के रियलम का फोर्स है। रेन डैटी को वापस खींचा जा रहा था, ऐसा था, ठीक है। तब सियाहू एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो अपना प्रिमोडियल स्पिरिट बॉडी से बाहर निकालता है, गोल्डन लायन को अपनी बॉडी गार्ड करने देता है और दूसरे रेलम के पीछे चला जाता है। नीचे सब लोग चिल्लाते हैं, स्टोन एम्परर ऐसा मत करो, लेकिन सियाहू जानता था वो क्या कर रहा है। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रहा था, रेन डैटी की रियल बॉडी को ख़त्म करने। वो स्पेशल नोड क्रॉस करता है, स्वॉर्ड कोर हाथ में लेकर। दूसरी साइड एक एल्टर पर एक ओल्ड पर्सन बैठा होता है, उसके मुंह के कोनों से ब्लड बह रहा होता है। सिंह बिना डरे बोलता है, मैं क्यों नहीं आ सकता? और वही से रियल फाइट शुरू होती है। सिंह उसको पार करके मारने के लिए यहाँ आ चुका था, ठीक है, अपनी प्रीमोडल स्पिरिट के साथ। तो देखते हैं क्या होगा, मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।